मैं एक ऐसी प्रतिभा की धनी के पास बरेली आया हुआ हूँ जो बाकी प्रतिभा की बहुत धनी है और उसने बड़े संघर्ष के साथ उच्च शिक्षा पाई है। उच्च शिक्षा में एमए किया है, एमए के बाद बीएड किया है। ऐसे परिवार से बच्ची नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ शिक्षा तो सभी पाते हैं, ये डिग्रियाँ भी लेते हैं, लेकिन ऐसे परिवार से निकली है जहाँ कोई पढ़ा लिखा था ही नहीं और इतनी शिक्षा पा लेना मैं तो समझता हूँ उसकी बहुत बड़ी प्रतिभा की धनी है। तो मैं बरेली में आया हुआ हूँ, उससे गृह खड़ा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि उस प्रतिभा से मिला जाए और मैं मिल कर के ही उसे बात करूँ। तो मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए सीधे सीधे मैं उसी प्रतिभा के पास उससे ही पूछता हूँ कि उसके अंदर क्या प्रतिभा है, उसका परिचय क्या है और ये किससे प्रेरणा मिली थी। हाँ जी, मालती जी बताएं आप। सबसे पहले तो आपको नमो बुद्धाय, जय भीम सर। हाँ, आप ये बताएं कि आपको ये पढ़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली। सर मेरा नाम मालती गौतम है, मैं ग्राम रणमस्तपुर जिला शाहजहाँपुर की निवासी हूँ और मुझे पढ़ने लिखने की प्रेरणा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से मिली है। अच्छा, बाबा साहब के बारे में आप कितना जानती हैं? सर बाबा साहब के बारे में मैं जानती हूँ, बाबा साहब को मैंने पढ़ा है। बाबा साहब ने विदेशों में पढ़ाई करके बहुत ही कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए उन्होंने विदेशों के संविधान को पढ़ा और उन्होंने भारत देश की स्थिति को देखा। और अच्छा, मैं क्षमा चाहूँगा, रोकना चाहूँगा, पहले ये बताएं कि बाबा साहब ने डिग्रियाँ कितनी ली थी। सर बाबा साहब ने 32 डिग्रियाँ प्राप्त की थी। सबसे बड़ी डिग्री कौन सी थी? डॉक्टर ऑफ साइंस। बहुत अच्छी बात है। वो कितने साल में पूरी की थी? 8.5 साल की बजाय 8 साल की बजाय 2 साल में 2 साल में पूरी की थी। तो जब देश आज़ाद हो गया था तो उसके बाद बिना संविधान के कोई देश चलता नहीं है। तो संविधान बनाने के लिए बहुत और भी लोग पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन बाबा साहब को ही प्रारूप कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और संविधान की रचना के लिए उनको प्रोत्साहित किया गया कि आप बनाएंगे संविधान को। ऐसा क्यों किया गया? सर ऐसा इसलिए किया गया था कि उनके उस समय पे उनके जैसा इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था और उनको कोई भी किसी प्रकार की नॉलेज नहीं थी। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने विदेशों के संविधान को पढ़ा, फिर उन्होंने भारत देश के संविधान को बनाया और उसे लागू किया और उन्होंने जो है दलितों की स्थिति को देखा, कैसी स्थिति थी। तो अच्छा, इससे पहले हमारा देश पुरुष प्रधान देश हुआ करता था, महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था, एक सती प्रथा होती, जिंदा जला दिया जाता था, देवदासी प्रथा होती थी, अनेक प्रथाएं थीं। महिला को मतलब आगे नहीं देखना चाहते थे। ये संविधान के द्वारा समानता तो मिली, लेकिन इससे पहले ऐसी कौन सी महिला हुई थी जिसने महिलाओं को पढ़ाना स्टार्ट किया था और वो अनपढ़ थी, उनके पति ने उनको पढ़ाया था। उन दोनों व्यक्तियों को मैं नाम जानना चाहता हूँ। उसके बाद जो जगह दी थी, एक पढ़ी लिखी महिला थी, वो मुसलमान समाज की थी, उसका नाम मैं जानना चाहता हूँ। क्या आपको वो नाम पता है? सर माता, हाँ, माता सावित्रीबाई फूले, जो कि एक नाये गांव से बिलोंग करती थी और उनका जन्म 1831 में हुआ था। उन्होंने अपने पति से शिक्षा लेकर के महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया और इस समाज के लोग उनके ऊपर गोबर कीचड़ डाला करते थे, लेकिन उन्होंने इन सबको इग्नोर करते हुए उन्होंने बेटियों को पढ़ाने का काम किया। तो और थोड़ा सा मैं रोकूंगा आपको। उसमें सर्वप्रथम उनको 5 महिलाएं मिली थी। 5 महिलाएं मिली थी, उसमें 4 महिलाएं ब्राह्मण समाज की थी और 1 महिला शूद्र थी। तो जब वो पढ़ाने के लिए जाती थी तो अपने साथ 2-3 साड़ियाँ लेके क्यों जाती थी? क्या रीज़न था? सर वो 2-3 साड़ियाँ इसलिए लेके जाती थी क्योंकि जब वो गली से गुजरती थी और पढ़ाने जाती थी बच्चियों को, लड़कियों को, तो उनके ऊपर लोग मिट्टी कूड़ा डाला करते थे, उनको गोबर मारा करते थे, इसलिए उनको कपड़े चेंज करने पड़ते थे। बहुत ही मतलब उनका अपमान किया जाता था, इसलिए वो मजबूरन 2-3 साड़ियाँ अपने साथ लेके चला करती थी। अच्छा, जब वो इस कारवां को आगे बढ़ाने लगी तो निश्चित है कि जब शिक्षित किसी को करना है तो हमें विद्यालय भी की आवश्यकता होती है। तो आपको जानकारी में है कि विद्यालय के लिए ज़मीन किसने दी थी? वो पढ़ी लिखी महिला थी, मुसलमान समाज से थी। जी सर, मुसलमान समाज। वो आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। वो फातिमा शेख थी।
फातिमा शेख, जी जी। जिन्होंने विद्यालय के लिए ज़मीन दी थी और वो उस समय एक अच्छी पढ़ी लिखी महिला थी। तो कि संविधान से पहले शिक्षा आपको माता सावित्रीबाई फूले और शिक्षा के जनक कौन कहे जाते हैं? महात्मा ज्योतिबा फूले जी। फूले जी, जी सर। उनसे मिली थी। जी बिल्कुल। तो इसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा कि आपने जो समाज में कार्य किया है तो आपको नहीं पीड़ा होती कि आज भी महिला जो कंधा से कंधा मिला के नहीं चल पा रही है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए सर, आप भी आज एक भी महिला महिला, हैं। देखिए परम पूज्य बाबा साहब ने महिलाओं को संवैधानिक आज़ादी दी और उनको पढ़ने लिखने का, शिक्षित होने का, मतदान का अधिकार, संपत्ति में अधिकार, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण अधिकार दिए बाबा साहब ने महिलाओं को। लेकिन महिलाएं पुरुषों की आज भी गुलाम हैं। पुरुष महिलाओं को गुलाम बना के रखते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, उनका शोषण करते हैं और बहुत ही अपमान करते हैं महिलाओं का। आज भी पुरुष जो है महिलाओं को कहीं भी भागीदारी विशेष नहीं देते और महिलाओं का लगातार शोषण अत्याचार हो रहा है। महिलाओं का शोषण अत्याचार रुकने का कोई नाम नहीं है। अभी भी उन महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं लगता है मुझे। तो आपने क्या सोचा है कि महिलाओं को जागरूक करने के लिए आप इस स्तर पर पहुंच गई, तो आप क्या काम करेंगी महिलाओं के लिए? देखिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए हम महिलाओं से यही कहना चाहते हैं कि महिलाएं सबसे ज़्यादा बहुजन समाज के महापुरुषों को पढ़ें और उनके संघर्षों को पढ़ें और उनको पढ़ करके अपने जीवन में कर्म में ढालें कि देखिए किस तरीक़ा से उन्होंने संघर्ष करते हुए इस भारत देश के संविधान को बनाया और लागू किया। हम सभी को आज़ादी दी उन्होंने। तो हम चाहते हैं कि बाबा साहब के संविधान को पढ़ें और अपने अधिकारों की जानकारी प्राप्त करें। आपको जानकारी है ये कि दूसरी बार जो डिग्री ली थी डीएससी की, डॉक्टर ऑफ साइंस की, वो इस देश के राष्ट्रपति बने थे, क्या उनका नाम बता सकती हैं कौन थे? सर, डॉक्टर के.आर. नारायण जी सर। वो भी शूद्र थे। जी जी। यानी कि दो ही व्यक्ति थे भारत के महामानव कहूँगा और शिक्षा के धनी, जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और दूसरे थे डॉक्टर के.आर. नारायण जी, जो राष्ट्रपति इस देश के रह चुके हैं। जी सर। इसी के साथ साथ मैं ये जानकारी लेना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश और डालें कि लोग कह तो देते कि अंध भगाओ देश बचाओ, तो अंध शब्द से आपको क्या लगता है? देखिए, ये कहते हैं कि अंध भगाओ देश बचाओ और भी तमाम ऐसे लोग नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी जब बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से? नहीं, मेरा प्रश्न है, सॉरी मैं आपको रोकना चाहूँगा। मेरा सर। प्रश्न ये है कि अंध शब्द से क्या भारत विकासशील से विकसित हो सकता है क्या? सर बिल्कुल नहीं हो सकता। अंधविश्वास का क्या मतलब है? उसको देखिए, आप थोड़ा अंधविश्वास का एक्सप्लेन मतलब यह है, कबीरदास जी ने कहा है कि कांकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। यानी मुसलमानों के लिए जी कहा। सर। एक तरफ दूसरी तरफ हिंदुओं के लिए क्या कहा है? दूसरी तरफ उन्होंने हिंदुओं के लिए भी आलोचना की और उन्होंने हिंदुओं के सुधार के लिए बोला कि देखिए कांकर पत्थर जोड़ के सॉरी पत्थर पूजा, सही बोले, सही बोले, आप शांत रहिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पत्थर पे बोला है उन्होंने, पत्थर हर जगह लगा होता है, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो। तो उन्होंने ये बोला है कि पत्थर पूजे हरी मिले हाँ। तो मैं पूजू पहाड़, ताते घर की चकिया भली पीस खाए, यही कहा है ना जी। हाँ, अच्छी बात है, आपको जानकारी है, लेकिन कहीं कहीं भूल जाते, कोई बात नहीं, हमारी मेमोरी है, हो जाता है, कोई बात नहीं, और भूलना भी चाहिए, भूलेंगे नहीं तो हम सीखेंगे कैसे? गलतियाँ नहीं होंगी तो हम सीखेंगे कैसे? अच्छी बात है, ये गलतियाँ करना ही बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा और प्रकाश डालो कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे इनसे हम लोग मांगने जाते हैं, क्या इनसे मांगने से हमें मिलता है, या ये चीज़ें बनाई हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर दुर्गा बनाई है, लक्ष्मी बनाई है, सरस्वती बनाई है, मेरे हिसाब से ये चीज़ें गलत नहीं है, ये बनाई गई थी सिंबॉलिक, क्योंकि इनको देख के कर्म याद आता है। तो आप बता सकती है कि दुर्गा के लिए कर्म किस तरह से जोड़ा गया है? मैं बताता हूँ। दुर्गा के लिए इसलिए जोड़ा गया है कि दुर्गा ने एक सिंबॉलिक थी, तो उसके चेहरे से देख कर के हमें ये याद आता है कि हमें अपने को इतना मजबूत करना है, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, कोई हम पे अटैक न कर पाए, न हमारे देश पे कर पाए। सरस्वती से ये याद आता है, यहाँ भी कर्म की बात हो रही है,
सरस्वती के चेहरे से हमें याद आता है कि हमें विद्यालय जाना है, कर्म करना है और शिक्षक को सुनना है, पढ़ना है और आगे बढ़ना है। और लक्ष्मी से ये याद आता है कि जो हमने बच्चों के रूप में पौध लगाई है, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के लिए हमें क्या करना है, कर्म कमाई करके लानी है और उनको पढ़ाना है। तो ये सिंबॉलिक थी, लेकिन कुछ लोगों ने इनको मैनिपुलेट करके धंधे में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा ही है ना? मैं सही कह रहा हूँ बिल्कुल सर, ऐसा ना? ही। मैं सही कह रहा हूँ ना? और मैं अपने शब्दों में कहूँ, कहता रहता हूँ, अक्सर वीडियो में कहता रहता हूँ, रश्मि करता हूँ कि धर्म कोई भी हो, जोड़ने की बात करता है ना कि तोड़ने की? तोड़ने की बात नहीं, जोड़ने की बात करता है, अहिंसा की बात करता है कि हिंसा की करता है? इंसानियत की बात करता है। इंसानियत की बात करता है। यानी इंसानियत से एक शब्द मुझे याद आया, एक पंक्ति जरूर कहूँगा, हमेशा कहता रहता हूँ कि मानव जाति और मानवता धर्म है। तो इस पर एक पंक्ति में हमेशा कहता रहता हूँ कि मानव है, हम लोग क्या है? मानव है। मानव है, मानव से मानवता की बात कर, और बुद्ध की जमी पे तू जमा है, उस जमी की बात कर। गैर की माटी यानी पाकिस्तान, अमेरिका, लंदन की माटी न दफनाएगी तेरी लाश को, इसलिए जिस जमी पे तू जमा है उस जमी की बात कर। तो इससे आगे बढ़ते हुए, मैं ज़्यादा प्रश्न न करते हुए, मैं एक प्रश्न जरूर करूँगा कि आप पढ़ लिख करके मान लो जो भी गोल चुना है, वो गोल को आप दाग लेते हैं, और तो ये जरा बताएं कि इतिहास की रचना कैसे होती है। नहीं है तो मैं बताता हूँ, मालूम नहीं कोई बात नहीं, तो मैं बताता हूँ। मालूम है कि नहीं इतिहास की रचना कैसे होती है? बताएं अपने शब्दों में, जो भी आता है। इतिहास की रचना ऐसे होती है, या तो ऐसा कर दो जो लिखा जा सके, या ऐसा लिख दो जो पढ़ा जा सके। जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लिख भी दिया और कर भी दिया, संविधान बना दिया। तो जब तक सूरज चांद रहेगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नाम रहेगा। ठीक उसी प्रकार डॉक्टर क्या कहूँ मैं, जवाहरलाल नेहरू पे ले लेता हूँ। जवाहरलाल नेहरू ने किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जी बिल्कुल। इतनी बढ़िया किताब लिखी थी कि उसकी रॉयल्टी आज तक आ रही है, और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक आती रहेगी। ऐसी दूसरा उदाहरण देता हूँ कि नाथूराम गौड़ ने गांधी को गोली मार दी थी, यानी कर्म कर दिया था, वो लिख गया। तो शब्दों का शाब्दिक अर्थ क्या है? या तो ऐसा कर दो जो लिखा जा सके, ऐसा लिख दो जो पढ़ा जा सके। इतिहास की रचना हो जाती है। तो कुछ अपने विचार कृषि पे देना चाहेंगे? कृषि पे दो सर। देखिए क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है। जी, कृषि प्रधान देश भी है हमारा, तो कृषि पे विचार दो। देखिए कृषि पे, भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो जो हमारे भारत देश में फसल उगाई जाती है, उसमें जो है बहुत ही कीटनाशक दवाइयाँ डाली जाती हैं फसल में, जिससे कि मानव दिन प्रतिदिन बीमार होता जा रहा है। यानी आप चाहते हैं कि पूर्व की व्यवस्था आ जाए, जैसे हम जी, पूर्व की गाय का व्यवस्था गोबर, भैंस का गोबर, उसको कूड़े में सड़ा करके खाद बनाई जाती खाद थी, बनाई जाए। वो उससे फसल भी अच्छी होती थी, और उसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं होते थे। तो ये केमिकल जो आए, क्यों आए? इसलिए आए कि जनसंख्या बढ़ी तो हमें उत्पादन ही बढ़ाना पड़ेगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें केमिकल का प्रयोग किया गया। तो बहुत अच्छी बात की। ये थी मालती गौतम जी, बहुत अच्छे विचार दिए। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूँ, और मैं तथागत बुद्ध से प्रार्थना करता हूँ मेरे साथ रखे हैं। कि ये आगे ऐसी बढ़ती रहे। धन्यवाद। और अब मैं ज़्यादा न कुछ कहती हूँ, जहाँ तक इनकी मालती जी की आवाज़ पहुँच रही है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इन्होंने कहाँ गलतियाँ की, इनकी सोच कैसी है, जिससे ये सुधार सके। और इसी के साथ मैं आप सभी से विनती करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर सुनें, और सुनने के बाद मुझे भी अवगत कराएं क्या ये कार्य जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। और कर रहा हूँ तो क्योंकि हम इस राष्ट्र में रहते हैं, भारत राष्ट्र में रहते हैं, तो हमारे अंदर एक पीड़ा होनी चाहिए जिसका हम खा रहे हैं, जिस राष्ट्र में रह रहे हैं, तो वो विकासशील से विकसित कैसे हो सकता है। इस पर मैं किताब भी लिख रहा हूँ, जो जगह जगह जा कर के सभी महापुरुषों के विचार लेता हूँ। योग जितने भी हमारी बहन बेटियाँ हैं उनके विचार लेता हूँ, जिससे मेरी किताब पूर्ण हो सके। और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है
उनको मैं अपना मस्तक झुका करके नमन बंदन करते हुए सादर साधुवाद साधुवाद साधुवाद।